हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम डील करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8, दैट इज द यूनिट 2 एंड द यूनिट इज द सेल बायोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने 7th लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिया था, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बनाया होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने लैक्टोज परमिएज प्रोटोन लैक्टोज सिम्पोर्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो क्या होता है? शुगर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक्टीरियल के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटोन ग्रेडियंट को जो है यूटिलाइज करके जो है प्रोटोन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है को ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, और साथ में ही लैक्टोज को भी, और ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जैसे कि ई कोलाई में। राइट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे। राइट, आज से हम लोग अभी से मतलब जो पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, एक चार्ट है, वो आपको याद होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एक्टिव होता है, ये पंप के द्वारा होता है, और इसमें एटीपीएस ट्रांसपोर्ट इसके एग्जांपल है। कितने तरह के एटीपीएस ट्रांसपोर्ट होते हैं? पी टाइप, वी टाइप एंड एफ टाइप, ABC ट्रांसपोर्टर एटीपीएस। ये सारा हमने डील कर लिया है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमने डील कर लिया है, जो कि इनडायरेक्टली होता है, कैरियर मीडिएटेड होता है, यानी इसमें किसी न किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर के बारे में हमने पढ़ा है, लैक्टोज परमिएज के बारे में पढ़ा। तो हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का हाफ पोर्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। आई थिंक आपको चार्ट पूरा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है। राइट, तो इस तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट में अब हम लोग डील चल रहे हैं। हम लोगों ने कदम रख दिया पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है। 2 तरह का, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन 2 तरीके से होता है, कैरियर के मीडिएटेड और एक चैनल मीडिएटेड। ठीक है, कैरियर मीडिएटेड जो होगा वो एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल में ग्लूट1 यूनिपोर्ट जो है मूवमेंट करता है। चैनल जो होता है वो हमेशा पैसिव होता है। ठीक है, चैनल में एक्वापोरिन्स हो गए, आइनोफोर्स हो गए। आइनोफोर्स में कौन कौन से आते हैं? वैलिनोमाइसिन, FCCP, ग्रामेसिजिन A, A23187। तो ऑल दीज आर द आइनोफोर्स। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होता है, आयंस होते हैं, जो उसका मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। हम लोग एक्टिव में देखे थे, क्या एक्टिव में एटीपी की ज़रूरत पड़ रही थी। क्यों पड़ रही थी? क्योंकि वो क्या कर रहा था? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा था। इट मीन्स कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर रहा था। बट हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखने को मिलता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या देखने को मिलता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, एक मिनट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में की ओर मूव करता है इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है वो हाई से किधर होता है? लो कंसंट्रेशन होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। राइट, यहाँ पे एटीपी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि देखिए जहाँ पे अगर हम 2 ग्लास लें, मतलब 2 ग्लास क्या, एक मान लीजिए एक बक्सा लें और हम उसमें बीच में एक पैनल लगा दें, मतलब उसको मतलब दोनों साइड सेपरेट करने के लिए, और एक साइड हम वाटर ज़्यादा भर दें और बीच में उस पैनल के छेद कर दें।
ठीक है। तो वो क्या होगा कि पानी तब तक जिस साइड हाई पानी रहेगा और जिस साइड लो पानी रहेगा, तो हाई से लो की तरफ पानी जाएगा, वाटर का मूवमेंट होगा, तब तक होगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हाई से लो जा रहा है, यहाँ पे तो एटीपी की ज़रूरत ही नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। तो सो हेयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी। सो इन द सिंपल डिफ्यूज़न में कोई भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आता है, जैसे कि डाउन इट्स केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, ग्रेडियंट। अब ये जो सिंपल डिफ्यूज़न है पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट पर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पैसिव प्रोसेस है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो फ्लो होता है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो फ्लो करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो कैसे करते हैं, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं। और कुछ गैसेस के कुछ स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि वाटर और इथेनॉल। हम लोगों ने वो ग्राफ पढ़ा, वो जो एक डायग्राम पढ़ा था, वहाँ पे कौन स्मॉल है, पोलर है, कौन नॉन पोलर है, वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करा हुआ था। तो जो गैसेस हैं कुछ स्मॉल पोलर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर्स और इथेनॉल, ये क्या होता है कि ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू पास होता है। जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है वो रैंडम होता है और नॉन स्पेसिफिक होता है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है कि इसी आयन के लिए है, इसी आयन को ये पास करेगा, तो ये नॉन स्पेसिफिक मैनर में वर्क करता है एंड ये रैंडम होता है। जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स और कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकिन आयन को नहीं करता है क्रॉस, ये प्योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है। जो ये रेट है ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा किया जाता है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल्स को पास कराया जाता है, लेकिन आयंस जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट ठीक है। तो कुछ जो है मॉलिक्यूल्स के, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाए, ट्रांसपोर्ट हो पाए, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन में यहाँ पे देखिए रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इस साइड कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, और ये आपको सिंपल डिफ्यूजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे जो है कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ता जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस इतना था, राइट, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस इतना है तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस इतना है तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस इतना है तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना है, इतना है। तो जितना जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल कम है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट जो है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई इसलिए मुझे बहुत हांफी आ रहा, ठीक है, पीपीटी बनाने के चक्कर में। हाँ, तो कहाँ चल रहे थे हम लोग कि हाई कंसंट्रेशन में जो है पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट है एंड लो कंसंट्रेशन यहाँ है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आ रहा है, और ये तब तक आएगा जब तक कि यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं आ गया है। तो ये हुआ आपका सिंपल डिफ्यूजन, क्लियर हुआ, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन पे एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं कि फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार क्या है कि सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है वो बाय डिफ्यूजन होता है ऑलवेज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है, और कैसे होता है, तो हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। और इसका जो रेट है जो डिस्क्राइब करता है वो कौन सा लॉ है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। इसका अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या होता है, J इज इक्वल टू माइनस डी डेल्टा सी अब बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे जो J है वो क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, D क्या है, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है, डेल्टा C क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस है, X क्या है, X क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन है। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रहा है, ये बताता है कौन, नेगेटिव साइन। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, J इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स, वेयर J फ्लक्स पर यूनिट एरिया, D डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, डेल्टा सी कंसंट्रेशन डिफरेंस, एक्स डिस्टेंस बिटवीन टू रीजन, दो रीजन के बीच का डिस्टेंस, दूरी, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अब आप बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं और कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि जैसे कि हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जब किचन में हम खाना बना रहे होते हैं और कुछ अच्छा बना रहे होते हैं, सुगंधित चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उसका मतलब हम उसको जितनी देर तक गैस पे रखते हैं तो उसका भाप क्या होता है, भाप बनता जाता है और वो भाप फैलता जाता है आसपास। तो वो क्या होगा कि जितना टेम्परेचर दिया जाएगा उतना ज़्यादा भाप बनेगा, उतना ज़्यादा भाप आसपास फैलेगा, तो आसपास सुगंध फैलेगा और लोग खाने के लिए टूट पड़ेंगे। ठीक है, होता है ना, घर में मम्मी अगर कुछ अच्छा बना रही होती है और अगर हम कहीं आसपास भी हो और सुगंध आ जाए, अरे वाह टेस्टी सा खाना बना है, तो हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के किचन के पास चले जाते हैं, अरे क्या बना है खाना, क्या बना है, बहुत सुगंध आ रहा है, क्या बना है, पहले खाने को दो। ठीक है, तो ये एक डिफ्यूजन है। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि हम पूजा करते हैं, पूजा में अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंधित अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है कि उसका धुआं जो निकलता है तो वो जितनी दूर जाता है उतना जो है वो जो है सुगंध वहाँ तक फैलता है। तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, यानी कि डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे। सॉल्यूट कंसंट्रेशन भी क्या है कि डिफ्यूजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन की। कैसे कि डिस्टेंस जितना कम होगा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे किचन में क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, आप लोगों के लिए मैगी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम अपने लिए मैगी बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग मुंह देखिएगा। ठीक है, इसमें हमने बनाया नूडल, ठीक है, और इसमें से खुशबू आ रही है। क्या आ रहा है, खुशबू आ रही है, और आप लोगों के पास ये खुशबू पहुंच रहा है। ठीक है, आप लोगों के पास क्या हो रहा है, ये खुशबू पहुंच रहा है। तो आप लोग का मन क्या हुआ, खाने के लिए। ठीक है, आप लोग खाने का मन हुआ, लेकिन हम देंगे नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हुआ कि हम जब इसको जो है भाप कर रहे हैं, मतलब नूडल्स बना रहे हैं, तो ये जो है कम डिस्टेंस रहेगा, यानी कि जो इसका भाप है वो उसका डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो जो है डिफ्यूजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जो है जैसे कि मान लीजिए कि हम ये मैगी जो है बना रहे हैं हम नीचे वाले फ्लोर में। ठीक है, ये कहाँ बना रहे हैं हम, नीचे वाले मतलब ग्राउंड फ्लोर में बना रहे हैं, राइट। इस तरह के सब चीज़ें समझिए। ये मैगी बना रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में और आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, थर्ड फ्लोर में। ठीक है, मतलब आपके कुछ दोस्त बैठे हैं थर्ड फ्लोर में और आप जो है ना ग्राउंड फ्लोर के आसपास ही कहीं मंडरा रहे हो कि खाने को मिल जाए। ठीक है,
तो ये आसपास मंडरा रहे हो, क्या कर रहे हो, आसपास मंडरा रहे हो, किस लिए, खाने के लिए। क्या खाने के लिए, तो मैगी खाने के लिए, जो कि मिलने वाला नहीं है। तो ये जब यहाँ से बन रहा है तो खुशबू किसके पास पहुंचेगा, जो ऑब्वियसली आसपास है उसके पास ये खुशबू पहुंचेगा। तो और ये थर्ड वाले के पास पहुंचेगा क्या, यहाँ थर्ड वाले यहाँ तक जाते 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 ये खत्म हो गया, ठीक है। तो थर्ड वाले तक खुशबू नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो थर्ड वाले को पता भी नहीं चलेगा कि मैगी बना भी है कि नहीं बना, चुपचाप बैठ के खा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, डिफ्यूजन कम हो गया, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। तो इसलिए डिस्टेंस कम, डिफ्यूजन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, डिफ्यूजन कम। कंसेप्ट समझ में आई। अब दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स का साइज। मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो भी डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे, कि यदि मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा, क्या होगा, यदि मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा होगा, कम होगा, तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का साइज कम होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेशनशिप। तो मॉलिक्यूल्स का साइज यदि कम होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। तो हाइड्रोफोबिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो वाटर से डरता हो। तो वैसे मॉलिक्यूल जो लिपिड लविंग बोल सकते हैं आप एक तरीके से, वैसा मॉलिक्यूल जो लिपिड लविंग हो या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हो, वो डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल ज्यादा, डिफ्यूजन ज्यादा, ठीक है। इसको पास करने के रास्ते मिल जाएंगे। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होगा वो लिपिड से लविंग का होगा उसको, तो वो उसकी तरह उसके थ्रू इजीली लिपिड बाइलेयर से ये पास कर जाएगा, तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लिपिड कंटेंट। लिपिड कंटेंट यानी कि वही हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की ही बात करी जा रही है कि लिपिड का कंटेंट अगर ज्यादा है तो डिफ्यूजन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टेम्परेचर डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन के, मॉलिक्यूल्स का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन के, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के, लिपिड कंटेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। पार्टीशनिंग कॉफिशिएंट नाम का एक चीज होता है। पार्टीशनिंग कॉफिशिएंट क्या होता है कि ये जो है कंपाउंड कंसंट्रेशन का, जैसे कि इन द ऑर्गेनिक लेयर में ऑयल और वाटर के कंपेयर में जो है रेशियो निकालने का काम करता है। यानी कि जितना ज़्यादा के उतना ही हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी पार्शियली जो पार्टीशनल कॉफिशिएंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से, एंड जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा लिपिड कंटेंट होगा, यानी उतनी ज़्यादा कंटेंट की स्टेबिलिटी होगी, यानी उतनी ही ज़्यादा लिपिड का सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगा। So these are all about the simple diffusion, partitioning coefficient, the formula of the Fick's law diffusion, and the factor affects the simple diffusion. Now we comes at the facilitated diffusion. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा टाइप हम लोग चले यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे, राइट। तो एक मिनट, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चलते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि पोलर चार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि आयंस का ट्रांसपोर्ट, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट, कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या होता है, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, जैसे आयन, अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट का। वाटर का ट्रांसपोर्ट भी होता है, कुछ स्पेसिफिक आयंस के ट्रांसपोर्ट भी होता है, या हाइड्रोफिलिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से
फास्ट होता है। सिंपल डिफ्यूजन के अगर कंपेयर में बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फास्टर होता है सिंपल डिफ्यूजन से। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन एटीपी नहीं चाहिए होता है, एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होता है अगर कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ आयंस को, कुछ अमीनो एसिड को अंदर जाना है तो, ठीक है। रास्ता चाहिए होता है अब पहुंचाने के लिए, सवारी भी, एंड दैट सवारी इज द मतलब एक गाड़ी कह सकते हैं, कार के फॉर्म में कौन होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम करेगा, ठीक है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है या वो किस किस मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है, तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है, चैनल प्रोटीन के द्वारा हो सकता है। तो कैरियर प्रोटीन के द्वारा जो होगा ये एक्टिव भी हो सकता है एज वेल एज पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है एंड पैसिव भी हो सकता है, जबकि चैनल क्या होगा, ऑलवेज पैसिव होगा। क्लियर है, चैनल क्या होगा, ऑलवेज पैसिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन का चैनल है, ये चैनल देखिए बना हुआ है, ये क्या है, क्या है, ये कैरियर प्रोटीन्स है। तो इसी कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा कर सकता हूँ यहाँ कि इसी कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स आयंस हैं वो यहाँ पे बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से आने के बाद फिर ये इस तरह से ओपन होकर के इस यानी कि आउटसाइड से एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से इंट्रासेलुलर स्पेस में मूवमेंट हो जाता है आयंस का। यदि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ देखने की कोशिश करें तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, पर एक मैक्सिमम वी मैक्स जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आकर के एक टाइम पे आकर के क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये हाइपरबॉलिक कर्व बनाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, बट एक टाइम पे आकर के क्या होगा कि ये क्या करने लगेगा, क्या करने लगेगा, ये सैचुरेट होने, ठीक है, क्या करने लगेगा, ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इस तरह से हाइपरबॉलिक कर्व बना लेगा, राइट। तो दिस आर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो देखा हमने कैसे कैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सबसे पहले जो है वो कौन है, कैरियर प्रोटीन्स। यहाँ पे हम लोग देखें कैरियर प्रोटीन्स के बारे में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये पोलर चार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है, आयन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट। ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, स्पेसिफिक आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, हाइड्रोफिलिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होता है और यहाँ पे डिफ्यूजन कराने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन एटीपी की जरूरत नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कैरियर प्रोटीन के द्वारा किया जा सकता है या फिर चैनल प्रोटीन के द्वारा किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैरियर प्रोटीन के बारे में। तो कैरियर प्रोटीन क्या होता है कि जो कैरियर प्रोटीन है उसको ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं और परमेज भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं कैरियर प्रोटीन को, क्या क्या कहते हैं कैरियर प्रोटीन को, ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं और परमेज भी कहते हैं। इसके पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है और जो कि क्रॉस दी मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोर्टर और परमेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स के साथ ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। इसके कारण कन्फॉर्मेशनल ये चेंज होता है, कैरियर प्रोटीन में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और इसके कारण मॉलिक्यूल्स का क्या होता है कि ट्रांसफर हो जाता है। कन्फॉर्मेशन चेंज होता है क्या, किसका, कैरियर प्रोटीन का, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब एग्जांपल की बात करें तो कैरियर प्रोटीन कौन कौन से हैं, ग्लूट है, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसको कहते हैं, जिसकी हेल्प से ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। जो ग्लूकोज मीडिएटेड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिसको कि ग्लूट कह रहे हैं, ये जो है मूवमेंट करता है किसका, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का मूवमेंट कराता है, इसलिए इसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी कहते हैं ग्लूट को। यह जो है ग्लूट जो है वो कैरियर प्रोटीन है जो कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 अमीनो एसिड का बना होता है और इसके पास 12 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रेजेंट होता है। जो ह्यूमन का जीनोम है वो इनकोड है एटलीस्ट 14 हाईली होमोलोगस ग्लूट प्रोटीन से, और जो ग्लूट 1 से ग्लूट 4 जो है वो जो है कंटेन करता है 12 ट्रांस मेम्ब्रेन 12 मेम्ब्रेन स्पैनिंग
अल्फा हेलिक्सेस इसमें कंटेन करता है, यानी कि 12 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट ये कंटेन करेगा, 1 से 4 ग्लूट। ठीक है, तो ग्लूट के बहुत सारे फॉर्म है, राइट। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5। ग्लूट 1 इरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आरबीसी के प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। ग्लूट 2 लीवर में प्रेजेंट होगा। ग्लूट 3 ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ग्लूट 4 कहाँ होगा? मसल्स एडिपोज टिश्यू में होगा। ग्लूट 5 कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जो आरबीसी की बात करेंगे, मेनली ग्लूट 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो इरेथ्रोसाइट्स में होता है, यानी कि आरबीसी में होता है। तो जो ये अल्फा हेलिक्स होता है और इसके पास 12 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। ये स्पेसिफिक होता है डी टाइप ग्लूकोज के लिए। 2% प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो क्या होता है? इरेथ्रोसाइट्स होता है, और ये यूनिपोर्टर की तरह काम करता है। तो दिस आर द कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ना इसके जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी नॉट of glucose through GLUT can be well described by the following equation, that is the analogous to Michaelis-Menten equation। यानी कि जो GLUT के थ्रू जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये किस इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब करा गया है? तो एक माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन के द्वारा, मतलब एक इक्वेशन के द्वारा जो है इसको डिराइव करके बताया गया, डिस्क्राइब करा गया है, जो कि किसके एनालॉगस है? माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन के एनालॉग है। चलिए देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो क्या कहता है। ये हाइपरबोलिक कर्व बना रहा है, जहाँ पे वी मैक्स पे आते हैं क्या हुआ, इस तरीके से ये स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आ चुका है, ये कांस्टेंट हो चुका है। ये यहाँ पे वी मैक्स बाय 2 पे Km वैल्यू मिलता है, यानी कि माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो Km वैल्यू जो है कितने पे मिलता है? वी मैक्स बाय 2 पे मिलता है, यानी हाफ पे मिलता है। ठीक है, और वी मैक्स पे क्या होता है कि ये इस तरीके से पूरा फ्लैट हो जाता है और हाइपरबोलिक कर्व बना लेता है। उसके बाद आते हैं वी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स बाय 1 प्लस Km बाय सी, जिसमें जो वी मैक्स है वो क्या है? मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट वेलोसिटी है। Km क्या है? माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट है, या कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट है ग्लूकोज कंसंट्रेशन का, जो कि हाफ मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट रेट जो है अटेन करता है, और सी क्या है? कंसंट्रेशन है। इस तरीके से क्या पूरा होता है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा आता है बैंड 3, राइट। दूसरा आता है बैंड 3। तो बैंड 3 को क्या कहते हैं? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर के नाम से भी जाना जाता है, एन आयन एक्सचेंजर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जो है वो एन आयन है और उन दोनों का एक्सचेंज करता है, एक बाहर की साइड जाता है, दूसरा अंदर की साइड आता है। तो ये एन, इसलिए इसको एन आयन एक्सचेंजर प्रोटीन भी कहते हैं बैंड 3 को। ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जो बाइकार्बोनेट है, यानी कि HCO3 है, इसको क्या करेगा? मूव करेगा एक डायरेक्शन में, तो उसके अगेंस्ट मूव करेगा क्लोराइड आयन, जो कि मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो बाइकार्बोनेट बना वो सेल के बाहर चला जाएगा, जो क्लोराइड है वो आरबीसी के अंदर आकर के फिर बाकी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, एक तरफ बाहर जाएगा, दूसरी तरफ से क्लोराइड आयन अंदर आएगा। इस तरह से जो है मूवमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद आते हैं कि ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और यहाँ पे कोई नेट जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है वो जीरो होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे HCO3 माइनस जा रहा है और क्लोराइड माइनस आ रहा है, तो दोनों चार्ज जो है यहाँ पे क्या कर न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल होने के कारण कोई भी नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो 2 एनायन का ट्रांसपोर्ट होता है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ अगर बाइकार्बोनेट इधर से जा रहा है तो क्लोराइड आयन अंदर आएगा। तो ये एंटी ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहा है, तो एंटी ट्रांसपोर्टर की तरह काम करा। CO2 को सेल से लेने के बाद ये आरबीसी में जो वाटर था उसके साथ जाके रिएक्ट किया। CO2 रिएक्ट करने के बाद HCO3 बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनाया, और ये बाइकार्बोनेट और H+ आयन बनाया। बाइकार्बोनेट जो है आरबीसी से बाहर चला गया और बाहर से क्लोराइड आयन अंदर आ गया। अब यहाँ H+ आयन बचा है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये उसके ऑक्टेट पूरा करेगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। इस तरीके से ये बैंड 3 के बारे में था।
क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी कहते हैं, एनायन एक्सचेंजर भी कहते हैं, बाय बैंड 3 भी कहते हैं। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? प्रोटीन जब पढ़ रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डील करा। ये हो गया बैंड 3 के बारे में। उसके बाद आता है पोरिन्स और एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो पोरिन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, तो पोरिन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है। पोरिन्स क्या है कि ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जिसके पास ये पोरिन्स के पास क्या होता है? बीटा बैरल प्रोटीन होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और ये एक पोर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज कर सकता है। पोर का मतलब एक छेद होना, जैसे चलनी होता है, आटा चालने वाला देखा होगा, चलनी में क्या होता है? छेद होता है, तभी वो आटा गिरता है। उसी तरह से जो है पोरिन्स काम करता है, पोर होता है जिसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये पोरिन्स के पास बीटा बैरल प्रोटीन होता है और बीटा बैरल प्रोटीन जो है वो क्या करा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और पोरिन्स का काम क्या होता है कि सेलुलर मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल जो है उसके थ्रू डिफ्यूज करे। पोरिन्स जो है पोर फॉर्मिंग प्रोटीन है, जिससे कि पोर क्रिएट होता है, यानी कि वाटर फिल्ड चैनल क्रिएट होता है, जो कि कुछ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को भी मेम्ब्रेन के क्रॉस कम जो है क्या करने के लिए कहता है? क्रॉस कराता है। ये ट्राइमर आइडेंटिकल सब यूनिट्स है, यानी कि जो है ये ट्राइमर्स ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट, यानी कि ये तीन मतलब आइडेंटिकल यानी कि सेम सेम सब यूनिट का बना होता है। प्रत्येक सब यूनिट जो होता है के पास 16 बीटा स्ट्रैंड होता है, एंटी पैरेलल बीटा सीट होता है और बैरल सेपेट स्ट्रक्चर होता है। जो बीटा स्ट्रैंड होता है वो बीटा बैरल में वो वाइडली वेरी कर सकता है, कुछ से लेके बहुत सारे तक, जैसे कि 8 स्ट्रैंड से लेकर के 22 स्ट्रैंड तक। तो ये पोरिन्स हम एक बार और आपको डील करा चुके हैं। देखिए कैसे पोरिन्स बन रहा है। ये पोरिन्स बन रहा है, इस पोरिन्स के थ्रू जो है ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा, राइट। तो पोरिन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पोरिन्स जो है ग्राम नेगेटिव इकोलाई बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया पोरिन्स के बारे में। अब आते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या है? ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि फैसिलिटेट करता है किसको? ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कराता है, जो किसका वाटर का, ग्लाइसरॉल का, कुछ अदर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का भी। जो एक्वापोरिन्स है वो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर रहता है इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और जो कि 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स का बना हुआ होता है। इसका जो फंक्शनल फॉर्म होता है एक्वापोरिन का वो क्या होता है? होमोडाइमर होता है, जो कि 28 kDa का होता है। ये एनिमल में प्रेजेंट होता है एक्वापोरिन, और प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट होता है। तो जो एक्वापोरिन 2 है वो किडनी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये यूरिन से वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ना अगर एक्वापोरिन प्रेजेंट है तो एक्वापोरिन क्या करेगा? किडनी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि वाटर से यूरिन को लेने रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जबकि एक्वापोरिन 2 यदि अब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा कि यूरिन से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और यूरिन से जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन से क्या निकलने लगेगा? जो भी अमाउंट चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, और जिसके कारण डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगा, डायबिटीज, इंसिपिडस डिजीज। ठीक है, तो उसके बाद आता है एक्वापोरिन 3। ये जो है ग्लाइसरॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। जो एक्वापोरिन है वो एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है बहुत कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो है स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स को भी, जैसे कि ग्लाइसरॉल को, CO2 को, एमोनिया को, यूरिया को। तो इन सबको क्या करने का काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। जबकि सभी एक्वापोरिन्स जो है वो इम्परमिएबल होते हैं चार्ज मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो दीज आर द एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स मेम्ब्रेन में कौन कौन से होते हैं? टोटल 11 जीन अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं ह्यूमन बीइंग में। AQPA1 यानी एक्वापोरिन 1 इरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 2 एपिथेलियल सेल्स ऑफ किडनी में प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 4 एस्ट्रोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, लंग्स में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 3 जो है वो केराटिनोसाइट्स में, एपिडर्मिस के केराटिनोसाइट्स
जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 7 एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है। एक्वापोरिन 9 हिपेटोसाइट सेल में प्रेजेंट होता है और एक्वापोरिन 8 लीवर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और एक्वापोरिन 5 जो है वो टिया सलाइवा स्वीट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और ये स्पेसिफिक ग्लैंड के साथ जो है ये काम करता है। तो ये एक्वापोरिन 3, 7, 9 ये एक्वाग्लाइसेरोपोरिन्स हैं, राइट। अब एक्वापोरिन का जो रेगुलेशन है वो क्या क्या काम करता है, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन को चेंज करता है, पीएच को चेंज करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, रॉस का जनरेशन कराता है, फ्री रेडिकल्स कराता है। ये हम थोड़ा स्पीड में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, डील कर चुके हैं। ये कैल्शियम कंसंट्रेशन को चेंज करता है, पीएच कंसंट्रेशन को चेंज करता है, फॉस्फोराइलेशन कराता है, रॉस का जनरेशन करता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन करता है। दीज आर द रेगुलेशन अबाउट द एक्वापोरिन। अब एक्वापोरिन का अंतिम डायग्राम देखना चाहती है। इस तरह से जो लिपिड बाइलेयर है जिसके बीच में ये एक्वापोरिन्स है। एक्वापोरिन्स में इस तरह से आयंस जो है वो मूव कर रहा है। और जो ये कंटेन करता है कुछ मोटिव कंटेन करता है। इसके पास एनपीए का सीक्वेंस होता है और इसका शॉर्ट हेलिक्स सेगमेंट में। एनपीए सीक्वेंस किस में प्रेजेंट होता है, शॉर्ट हेलिकल सेगमेंट में। ये यूनिपोर्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो दिस आर द ऑल अबाउट द चैनल प्रोटीन मीडिएटेड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आइनोफोर आता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो है इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।